इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने संज्ञा के बारे में आपको जानकारी दी थी। संज्ञा के 5 भेदों के बारे में चर्चा की थी और आपको स्वाध्याय भी दिया था कि आप उस 5 भेद के 5 उदाहरण तैयार करें और अपने नोटबुक में लिखें। तो आपने ये तैयार किया होगा, ऐसे समझकर हम आगे का जो भाषा अध्ययन का जो विभाग है वह है अव्यय। ये जो भाग है, ये भाग आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय इसकी परिभाषा क्या है, ये पहले आपको समझना चाहिए। अव्यय या उसे विकारी अव्यय का मतलब अधिक व्यय, व्यय का मतलब परिवर्तन, व्यय का मतलब परिवर्तन, बदल, विकार ऐसा होता है। व्यय का मतलब है परिवर्तन, बदल, विकार। इसका अर्थ यह है, उसे विकारी शब्द भी कहते हैं अव्यय को। तो हमें यह परिभाषा ऐसी तैयार करनी चाहिए, ऐसी तैयार होती है कि वाक्य के जिस शब्द में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कोई व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदल नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, उस शब्द को अव्यय कहते हैं। उस शब्द को अव्यय कहते हैं। यानी वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है, वह उसमें कोई बदल नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं होता। जैसे उदाहरण मैं लिखता हूं, लड़का तेज दौड़ता है, लड़का तेज दौड़ता है। लड़की तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तीसरा वाक्य, लड़कियां तेज दौड़ती है। ये 3 वाक्य मैंने आपको उदाहरण के लिए दिए हैं, ताकि परिभाषा उसकी ऐसी है कि वाक्य के जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार जो ऐसा शब्द होता है, ऐसा ही शब्द होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यय नहीं होता, बदल नहीं होता, विकार नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इन 3 वाक्यों का अगर आपने देखा तो उसमें एक शब्द ऐसा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे इस वाक्य में लड़का तेज, लड़की तेज, लड़कियां तेज, इस शब्द में कोई
विकार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए ये अव्यय है। ये अव्यय, इसी अव्यय परिभाषा के अनुसार लिंग वचन पुरुष के अनुसार तीनों वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस शब्द में, तो इस शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय ने उदाहरण दिया इसलिए कि आपको उसकी परिभाषा समझ में आए। तो ये परिभाषा है, ये समझ में आने के बाद आगे चलकर हम उसे उनके जो भेद हैं, अव्यय के जो भेद हैं, इन भेदों की ओर हम जा रहे हैं। तो जो भेद, उसमें से पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया, आपको मालूम है कि यहां क्रिया विशेषण अव्यय में हमें उसकी भी परिभाषा समझनी चाहिए। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता दिखाता है, जो अव्यय जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता दिखाता है, या उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और ये विशेषता कैसे दिखाते हैं? उदाहरण मैं आपको बताता हूं। लड़का होशियार है, लड़का होशियार है, लड़का होशियार है। या और भी उदाहरण देता हूं, ये रहने दो। कछुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहां सबसे पहले आपको क्रिया समझ में आनी चाहिए। क्रिया क्या है? चलता, मतलब चलना, चलने की क्रिया है। कैसी है? चलने की क्रिया की विशेषता देने वाला शब्द कौन सा है? ये धीरे धीरे। क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला है। कछुआ चलना, चलने की क्रिया है। चलने की क्रिया कैसी है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय। तो और कई उदाहरण आप बता सकते हो। तो चलने की क्रिया यहां मैंने बताई। तो आजकल बहुत बारिश हो रही है, बहुत। चोर उधर भागा, कहां भागा? उधर भागा। उधर क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। पुलिस बहुत चिल्लाती है, चिल्लाने की क्रिया कितनी चिल्लाती है? बहुत चिल्लाती है। ये बहुत क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। यानी ऐसे जो अव्यय है, इन अव्ययों के बारे में हम यहाँ आज जानकारी ले रहे हैं हम। तो उसका पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। आएगा समझ में? क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलने की क्रिया है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है धीरे धीरे, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? धीरे धीरे। ऐसे बहुत अव्यय हैं। धीरे धीरे यानी धीरे धीरे बहुत, यानी जो भी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। दूसरा जो भेद है संबंध सूचक अथवा संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय परिभाषा क्या है?
जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। देखो, ये जो अव्यय है संबंध सूचक, ये अव्यय संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद आता है और उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। उसे संबंध सूचक अथवा संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हमारे घर के पास बगीचा है, हमारे घर के पास बगीचा है। ये जो वाक्य है ये संज्ञा है घर के बाद दूसरे बगीचा के साथ संबंध जोड़ता है। तो इसे ये जो के पास है, ये के पास क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम, जैसे यहाँ घर संज्ञा है, संज्ञा के बाद आया है, बगीचा के साथ संबंध जोड़ता है, तो ये संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय उसे कहते हैं। तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मैं शेर की ओर बढ़ा, लड़के के पीछे कुत्ता आया, बच्चों के साथ भालू रहने लगा। ऐसे बहुत हैं वाक्य, बहुत सारे वाक्य। और कौन कौन से अव्यय होते हैं ये संबंध दर्शक या संबंध सूचक? तो जैसे कि के पास, के सामने, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के कारण, के नीचे, के बाएं दाएं, ये सब अकाल के कारण जमीन सूख गई, सर के ऊपर छत है, पाठशाला के सामने मैदान है, पाठशाला के पीछे नदी है, ठीक, मैं छात्रों की ओर देख रहा हूं। ऐसे बहुत सारे के कारण, के लिए, ये जो सब जो है ये क्या है? ये संबंध सूचक अव्यय है। समझ में आया क्या? हाँ, तो ठीक है, आगे चलकर हम जो प्रकार है तीसरा, वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ने का काम करता है, ऐसे अव्यय को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यों को, जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूं, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। सूरज निकला, सूरज लेकिन प्रकाश नहीं फैला। यानी यहां दो वाक्य, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य ये लेकिन शब्द करता है। तो ये लेकिन क्या है?
संबंध सूचक अव्यय। राम और श्याम भाई भाई थे और लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं कि बच्चा रो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। इन दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय कौन से होते हैं? जैसे लेकिन है, लेकिन, पर, परंतु, ताकि, बल्कि, यद्यपि, अगर, मगर, इसलिए, तथापि, अन्यथा, क्योंकि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं जो शब्द, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और आगे चलकर हम आज का चौथा जो भाग है, भेद है, वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। आपको विस्मय का मतलब ही समझ में आएगा कि विस्मय यानी आश्चर्य, आनंद, हर्ष वगैरह। तो इनकी परिभाषा क्या है? जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद के साथ नहीं होता, परंतु अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भाव, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, ऐसे जो भाव हैं, ये भाव पैदा करता है। मतलब व्यक्ति के मन में दुख, भय, आनंद, हर्ष, तिरस्कार, घृणा, ऐसे जो गुण हैं, ये भावना जो है, इन भावनाओं को तीव्रता से प्रकट करता है, तीव्रता से। और ये अव्यय वाक्य के शुरुआत में होते हैं। जैसे बेचारा रामू मर गया। बेचारा रामू मर गया वाक्य के शुरुआत में होते हैं, उद्गारवाचक चिन्ह होता है। ये पहचानने में बहुत आसान है। वाक्य की शुरुआत में होता है, इसके सामने उद्गार चिन्ह होता है। बेचारा रामू मर गया, यानी एक शोक की भावना वहां प्रकट हुई। छी, कितनी गंदगी है, अरे संकट मोचन जी आप यहां, वाह कितना सुंदर है ताजमहल, शाबाश क्या सचिन ने चौका मारा। ऐसे जो अव्यय हैं, ये अव्यय वाक्य की शुरुआत में होते हैं, पहचानने में भी सुलभता है, शुरुआत में होते हैं, उसके सामने उद्गारवाचक चिन्ह होता है। तो ये अव्यय जो है, जैसे छी, शाबाश, बेचारा, हाय, अरे, वाह, नहीं, ये जो ऐसे अव्यय होते हैं, ये अव्यय शब्द वाक्य के शुरुआत में होते हैं और उस आपके मन में जो भाव प्रकट करते हैं, उसमें आनंद, दुख, शोक, तिरस्कार, घृणा के भाव आपके मन में तीव्रता से, छी का मत, छी कितनी गंदगी है यहाँ, तो आपके मन में कितनी तीव्रता से गंदगी के बारे में तिरस्कार, घृणा पैदा होती है। ऐसे जो चार भेद हैं, इन भेदों के चार चार उदाहरण आपको लिखने हैं घर में, नोटबुक में, एक स्वाध्याय के तौर पर। आपके यह जो अव्यय के जो प्रकार हैं, वे आपके समझ में आए होंगे। ऐसा समझकर मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।